विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी कक्षा 10 विज्ञान से अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, जो आपकी तिमाही परीक्षा के कोर्स में शामिल है। तिमाही परीक्षा में भी इस अध्याय से प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं। तो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर से निकाले गए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे और आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। अन्य अध्यायों के भी प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें और कक्षा 10 की प्लेलिस्ट देखकर वहां से आपके कक्षा 10 से संबंधित जो भी अध्ययन सामग्री है सभी सामग्री देख सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी r बराबर हम देखें तो 20 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या बराबर होता है फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात f बराबर r/2 होगा यहाँ पर। तो f बराबर हो जाएगा 20/2, क्योंकि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है तो 20 सेंटीमीटर को हम आधा कर देंगे। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 में हम 2 का भाग देते हैं तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी प्राप्त होती है। तो जिस गोलीय दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बिंब का सीधा और आवर्धित अर्थात साइज से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो उत्तर होगा, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्न कारणों से देते हैं, क्योंकि यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रीय होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो जो हमने पहले प्रश्न देखा था, फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध देखा था, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी बराबर हो जाएगा r/2 बराबर 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी 16 सेंटीमीटर, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित या बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो बिंब की दूरी है u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो यहाँ हम दूरी माइनस में दर्शाते हैं। आवर्धन m बराबर -3, चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए m बराबर होगा -v/u। -3 जो आवर्धन है वह 3 है, तो -3 बराबर -v/u बराबर v बराबर 30 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अगला प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? तो उत्तर होगा, प्रकाश की किरण जब वायु से जल में गमन करती है तो अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल वायु की तुलना में सघन माध्यम है, अर्थात प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अविलंब की ओर झुकेंगी। तो जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.5 नववर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10/8 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर या c बराबर 3 गुणा 10/8 मीटर प्रति सेकंड, और कांच की प्लेट का वर्तनांक nm बराबर 1.50। तो nm बराबर होगा c/v, और v यहाँ पर है कांच में प्रकाश की चाल। तो अब हम यहाँ पर मान रखते हैं जो अपवर्तनांक दिया गया है 1.50, तो बराबर 3 गुणा 10/8/v, तो v बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10/8/1.5
बराबर 2 गुणा 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर 108 दिखाई दे रहा है, इसे आप 10 पर 8 की घात समझें, 2 गुणा 10 पर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है सारणी 10.3 NCERT पृष्ठ क्रमांक 193। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सारणी दी गई है पृष्ठ क्रमांक 193 से अधिकतम प्रकाश से घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाश से घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो दी गई सारणी, जो सारणी दी गई है उसके माध्यम से यहाँ पर अपवर्तनांक, जिसका जो माध्यम हीरा है उसका अपवर्तनांक n बराबर 2.42 है तथा न्यूनतम प्रकाश से घनत्व का माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.0003 है। प्रश्न 4 है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 जो आपकी पाठ्य पुस्तक के 193 पेज पर दी गई है, दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो पाठ्य पुस्तक में जो सारणी दी गई है 10.3, वहां से दिए गए पदार्थों के अपवर्तनांक निम्न है। केरोसिन का अपवर्तनांक है 1.44, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47, जल का अपवर्तनांक 1.33। यहाँ जल का अपवर्तनांक न्यूनतम है, अतः केरोसिन तथा तारपीन के तेल की अपेक्षा जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश तीव्र गति से चलता है, क्योंकि V बराबर C/N के अनुसार न्यूनतम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल अधिकतम होगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है। तो हमें ज्ञात है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक Nm बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात Nm बराबर C/V। तो C बराबर होगा 3 गुणा 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड तथा Nm बराबर 2.42। तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करते हैं, V बराबर C/Nm या 3 गुणा 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड बटे 2.42। तो हमें V बराबर प्राप्त होता है 1.24 गुणा 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड। अतः हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिकतम है। हीरे में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42 भाग है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर होगा, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अर्थात एक डायोप्टर बराबर 1m-1 होती है। अगला प्रश्न, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का प्रतिबिंब है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम न्यूमेरिकल जो दिया गया है इसे देखते हैं। चूँकि उत्तल लेंस द्वारा सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, इसलिए V बराबर प्लस या धन 50 सेंटीमीटर दिया है। प्रतिबिंब का साइज, बिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज बराबर बिंब का साइज। तो H' बराबर V/U इक्वल टू H/H बराबर V/U। तो U बराबर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, U बराबर ऋण 50 सेंटीमीटर सूत्र में मान रखते हैं। इस प्रकार से आगे हम हल करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ लेंस की क्षमता प्लस 4D या धन 4D उत्तर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -2m, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f बराबर 1/-2m बराबर ऋण या -0.5 डायोप्टर। अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर प्राप्त होती है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वह -0.5 डायोप्टर होगी। अगला प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल का उपयोग हम लेंस के रूप में कर सकते हैं, कांच का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर डी होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो यहाँ उत्तर होगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यदि आप रखते हैं तो बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ ऋण 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है
क्या दोनों अवतल हैं या दोनों उत्तल हैं? दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है? तो उत्तर होगा दोनों अवतल हैं। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका उत्तर जो होगा वह डी होगा, या तो समतल है अथवा उत्तल है। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो जो उत्तर होगा वह होगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हम उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी को परिसर या बिंब की दर्पण से दूरी की परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो उत्तर होगा, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, क्योंकि जब बिंब दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित होता है तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह किरण आरेख है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। जो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर वह 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है। जब बिंब दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस दूरी F के बीच स्थित होता है तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ हमने जो वस्तु को रखा है वह ध्रुव और फोकस F के बीच रखा है, तो प्रतिबिंब हमें सीधा प्राप्त हुआ है। यह किरण आरेख है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा, प्रतिबिंब का साइज बिंब से बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट, किसी वाहन का पश्च या पार्श्व दृश्य दर्पण और सौर भट्टी। अपने उत्तर के कारण शायद पुष्टि भी कीजिए। तो उत्तर आप देखें यहाँ पर, जैसे चित्र दिया हुआ है, आप देखें बल्ब, अवतल दर्पण। अब नीचे पहला जो है, पहला किसी कार का अग्रदीप, इसका उत्तर है कार की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाता है ताकि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं तथा प्रकाश का सीधा और शक्तिशाली किरणपुंज मिले। दूसरा है किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण। किसी वाहन के पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। अवतल दर्पण है जिसके कारण ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। अब सौर भट्टी में, यहाँ पर सौर भट्टी दी गई है, किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। आपातः सूर्य की किरणें अनंत दूरी से आने वाली समांतर किरणें होती हैं जो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर उसके फोकस बिंदु पर फोकसित होती हैं, जिससे ताप तेजी से 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या है लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। हाँ, उत्तर होगा हाँ, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक देने पर ही उत्तल लेंस दिए गए बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। प्रायोगिक विधि द्वारा जांच, सर्वप्रथम एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसके आधे भाग को काले कागज से ढक दीजिए। अब लेंस को किसी स्टैंड के सहारे दी गई आकृति के अनुसार रखिए। लेंस के एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती तथा दूसरी तरफ एक सफ़ेद पर्दा रखिए। हम पर्दे पर पाते हैं कि मोमबत्ती का पूरा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह परीक्षण दिया गया है। प्रतिबिंब की संरचना लेंस के आकार पर निर्भर करती है। एक छोटा लेंस भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना सकता है, परंतु प्रतिबिंब की चमक अपेक्षाकृत कम हो जाती है, क्योंकि लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की संख्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यह दिया गया है किरण आरेख, और यहाँ पर न्यूमेरिकल हल भी दिया गया है जिसमें हमें प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो इस सवाल को भी आप देख सकते हैं, सूत्र का प्रयोग किया गया है। लेंस सूत्र द्वारा इसे हल किया गया है। फोकस दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी दी गई है, और h बराबर 5 सेंटीमीटर भी दिया गया है। जो लंबाई है बिंब की वह दी गई है। तो आप सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और प्रतिबिंब का साइज छोटा है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
इसी प्रकार से अगला 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, इसका विकिरण आरेख यहाँ पर खींचा गया है। अवतल लेंस के लिए यू तथा एफ ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे भी आप हल कर सकते हैं। फोकस दूरी दी गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी दिया गया है लेंस से दूरी वस्तु की, इसे भी आप देखें सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है इसे भी सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है m बराबर +1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब तथा बिंब के साइज बराबर हैं। m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। साथ ही प्रतिबिंब दर्पण से ठीक उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु या बिंब इसके सामने स्थित है। अगला जो प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा और दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जैसे हमने सूत्र की सहायता से प्राप्त किया है। और आगे प्रतिबिंब बिंब से छोटे साइज का है, इसे भी आप यहाँ पर देख रहे हैं हल किया गया है। अगला प्रश्न भी न्यूमेरिकल है। चूँकि न्यूमेरिकल प्रश्नों के समाधान हम अलग से वीडियो में देखेंगे, यहाँ आप देख लें, समझ लें शॉर्ट में जो भी न्यूमेरिकल हैं। अब यहाँ पर जो आखिरी प्रश्न है, कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? तो लेंस की क्षमता जो दी गई है P बराबर धन 1.5 डायोप्टर, P बराबर होता है 1/f। तो लेंस की फोकस दूरी हम ज्ञात करेंगे F बराबर 1/p बराबर 1/1.5 डायोप्टर बराबर धन 0.67 मीटर प्राप्त होती है। चूँकि लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी के मान धनात्मक है, अतः यह एक उत्तल लेंस या अपसारी लेंस है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 9 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। तो आप तिमाही परीक्षा हेतु इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यह वार्षिक परीक्षा में भी आपको उपयोगी सिद्ध होंगे। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए चैनल पर विजिट कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो, प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप अन्य साथियों में शेयर भी कर सकते हैं। शिक्षक इन प्रश्नों के उत्तर अपने विद्यार्थियों में भी शेयर कर सकते हैं।